जय हिंद दोस्तों, आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने सीकिंग हेलीकॉप्टर से NASAM SR का परीक्षण किया। डीआरडीओ ने AMCA और TEDBF के लिए मानव रहित टीमिंग क्षमताओं का अनावरण किया। जेन टेक्नोलॉजीज को एडवांस डिफेंस सिमुलेटर के एक्सपोर्ट का एक बड़ा ऑर्डर मिला। पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख ने तुर्की के UAV खरीदने के लिए रिश्वत ली। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसे कि सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से किया गया। इस परीक्षण के दौरान डीआरडीओ और इंडियन नेवी के जो टॉप सीनियर अधिकारी थे, उन्होंने इस टेस्ट पर बारीकी से नजर रखी। दरअसल इस परीक्षण के दौरान मिसाइल के गाइडेंस और सीक्रेट टेक्नोलॉजी का भी परीक्षण किया गया। दरअसल किसी भी मिसाइल का उसके तय लक्ष्य को भेदना ही गाइडेंस टेक्नोलॉजी का हिस्सा होता है। ये मिसाइल कितनी प्रभावी है, ये उसकी गाइडेंस टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने इस साल मार्च में एल्बिट सिस्टम के हर्मिस 900 स्टार लाइनर अनमैन्ड एरियल सिस्टम के लिए एक आपातकालीन खरीद का आदेश दिया। और इस ऑर्डर का उद्देश्य भारतीय सेना और भारतीय नौसेना की जो टोही और निगरानी क्षमता है, उसे बढ़ाना है। भले ही इस खरीद ऑर्डर को काफी इंपॉर्टेंट माना गया है, लेकिन भारतीय सेना और भारतीय नौसेना प्रत्येक के लिए केवल 2 हर्मिस 900 ड्रोन ही उन्हें मिलेंगे। और आपको मैं बता दूं कि एल्बिट सिस्टम अदानी डिफेंस के सहयोग से अगले साल के मध्य तक इन आधुनिक ड्रोनों की डिलीवरी शुरू करने की योजना तैयार कर चुकी है। भारत में असेंबली का स्थानीयकरण भारत के रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए देश के प्रयास के अनुरूप ही है। हर्मिस 900 जो कि अपनी बहुमुखी प्रतिभा और उन्नत यानी कि एडवांस फीचर्स के लिए जाना जाता है, इसमें अलग अलग तरीके के पेलोड्स लगाए जा सकते हैं। हालांकि शुरुआत में कुछ सीमित संख्या में यह ऑर्डर जरूर दिया गया है, लेकिन भारतीय सेना और भारतीय नौसेना हर्मिस 900 के प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रखेंगी और आने वाले समय में इनके और भी ऑर्डर दिए जा सकते हैं। और कम से कम ऐसा कहा जा रहा है कि हर्मिस 900 जैसे उन्नत UAV के लिए 1 दर्जन से अधिक ऑर्डर दिए जा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इंडियन एयरफोर्स और जो भारतीय आर्म फोर्सेस है, उन्हें कम से कम 155 यानी कि 155 मेल क्लास UAVs की जरूरत है। हालांकि जो हमारा स्वदेशी तापस मेल UAV है, उसके यूजर ट्रायल्स चल रहे हैं। और हाल ही में भारतीय वायुसेना ने इजराइल से हेरॉन मार्क 2 मेल UAV की खरीद की है, ताकि भारत अपनी मानव रहित हवाई क्षमताओं को बढ़ा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अन्ना यूनिवर्सिटी ने भारतीय सेना के लिए 50 किलोग्राम तक के पेलोड ले जाने वाले ड्रोन को विकसित किया है। दरअसल अन्ना यूनिवर्सिटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है और भारतीय सेना के लिए 5 यानी कि 50 किलोग्राम तक के पेलोड ले जाने में सक्षम ड्रोन्स को तैयार कर रहा है, जो कि उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित चुनौतीपूर्ण इलाकों में तैनात जो हमारे सशस्त्र बल हैं, उनको महत्वपूर्ण आपूर्ति कर पाएगा, वो भी काफी तेजी से। और ये जो ड्रोन्स हैं, वो हथियार और गोला बारूद, इसके अलावा जो मेडिकल किट्स हैं, साथ ही साथ भोजन जैसी जो जरूरी सप्लाई है, उन्हें कठिन इलाकों या फिर कठोर मौसम की स्थिति वाले क्षेत्रों में पहुंचा सकते हैं। भारी पेलोड ले जाने में सक्षम ड्रोन का विकास इन चुनौतियों का सीधे समाधान करता है। ये UAV खतरनाक इलाकों में नेविगेट कर सकते हैं, उन बाधाओं पर भी काबू पा सकते हैं जो पारंपरिक परिवहन विधियों में बाधा बनती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डीआरडीओ की तरफ से कहा गया है कि TEDBF और AMCA प्रोग्राम में मैन अनमैन टीमिंग क्षमता होगी, जो कि सीमलेस इंटीग्रेशन में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के साथ मिलकर टैक्टिकल ऑपरेशन करेंगे, जिससे कि जो ह्यूमन रिस्क है और जो टेक्नोलॉजी एसेट्स का नुकसान है, वो कम से कम हो पाएगा, खासकर कि हॉस्टाइल वातावरण में जब ऑपरेशन किया जाएगा। और मिशन प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी करेगा, जो कि अनमैन्ड टीमिंग की एक्यूरेसी और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हैदराबाद आधारित जेन टेक्नोलॉजीज को 42 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है एडवांस डिफेंस सिमुलेटर के लिए, जिसे कि किसी फ्रेंडली कंट्री को एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इस एक्सपोर्ट ऑर्डर के साथ ही कंपनी को अब तक जो टोटल एक्सपोर्ट है, वो 400 करोड़ रुपए तक का हो गया है। बता दें कि ये जो ऑर्डर मिला है, वो कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिमुलेटर्स का है, जिनकी डिलीवरी अगले 18 महीनों में पूरी हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डीआरडीओ को पहला लॉन्ग रेंज आईएसए आधारित प्राइमरी रडार मिलेगा नेत्रा मार्क 2 प्रोग्राम के लिए। बता दें कि डीआरडीओ 6 एयरबस A321 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेशन के काम को शुरू करेगा और फिर इनके जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं, वो 2025 में होंगे और पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को 2027 में मिलेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
मजगांव डॉक शिप बिल्डर 3 अतिरिक्त कलवरी क्लास की सबमरीन के कंस्ट्रक्शन के लिए प्राइस बिड को अगले महीने जमा करेगी। इन सबमरीन्स में डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई एआईपी सिस्टम लगाया जाएगा। आपको बता दें कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है हर सबमरीन की, वो भी एआईपी सिस्टम के साथ, वो $1.2 बिलियन तक होगी। और इस तरीके से इन तीनों सबमरीन्स की जो वैल्यू है वो $3.5 बिलियन तक होगी। बता दें कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो इसके लिए काम 2025 से शुरू होगा और ये जो तीनों सबमरीन है वो अगले 5 सालों में डिलीवर कर दी जाएंगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का एक नया वेरिएंट प्रदर्शित किया है और इस मिसाइल का नाम रखा गया है फतह 2। इससे पहले ईरान फतह 1 नाम से एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का भी दावा कर चुका है। हालांकि इन मिसाइलों का ना तो कोई डेटा और ना ही कोई टेस्ट से संबंधित जो वीडियो है वो जारी किया गया है। ईरान की तरफ से खबर ये भी आई है कि उन्होंने फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस साल जून में अनावरण किया था। ईरान दावा कर रहा है कि उसने इस मिसाइल का खुद से आविष्कार किया है। लेकिन दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी आप खुद समझते हैं कि ये एक जटिल टेक्नोलॉजी है। इतना आसान नहीं है ईरान के द्वारा इसे बनाना, क्योंकि अभी तक चाहे अमेरिका हो, भारत हो, जापान हो या फ्रांस हो या ब्रिटेन, वो अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैयार नहीं कर पाए हैं और लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल तो उठेगा कि ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी कहां से आई। ईरान तो ये भी दावा कर रहा है कि जो फतह 1 है उसकी रेंज 1400 किलोमीटर है और इनकी स्पीड मैक 13 से 15 के बीच है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि दोस्तों ईरान कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश कर रहा है अमेरिका जैसे देश के ऊपर, क्योंकि इस तरीके की टेक्नोलॉजी ईरान के पास तो नहीं हो सकती है। और एक बात और है, ईरान कोशिशें बहुत कर रहा है। उसके शाहिद जो कामिकाज़े ड्रोन्स है उन्होंने यूक्रेन में काफ़ी तबाही मचाई है। यानी कि ईरान काम तो कर रहा है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी भी चीज़ को बताएगा तो वो तो फिर बात माननी संभव नहीं होती है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रूस की तरफ से एक खबर आ रही है कि वो अपनी सतान 2 मिसाइल का परीक्षण करने वाला है और ये किलर हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल है। ये मिसाइल करीबन 14 मंजिला ऊंची बताई जा रही है और वजन करीबन 208 टन का। और पुतिन अपनी सेना की पहली रेजिमेंट में अगले महीने इस युद्धक ड्यूटी को तैनात कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका भी इसको लेकर काफी एक्टिव हो गया और वो अपने जासूसी विमान के जरिए इस मिसाइल के परीक्षण की निगरानी कर रहा है। वहीं रशिया की तरफ से कहा गया है कि इस परीक्षण के बाद और भी ज्यादा परीक्षणों की जरूरत होगी और इसके और कई लॉन्च किए जा सकते हैं, जिसमें कि दक्षिणी ध्रुव से भी परीक्षण इसका किया जाएगा। रशिया ने अगर दक्षिणी ध्रुव से इस परमाणु बम ले जाने वाली मिसाइल का परीक्षण किया तो पश्चिमी देशों के लिए ये खतरे की घंटी हो जाएगी। रशिया ने इस मिसाइल का डिजाइन कुछ इस तरीके से किया है कि इससे नाटो देशों के खिलाफ जोरदार परमाणु हमला भी किया जा सकता है। रशिया की इन मिसाइलों को 5th जनरेशन की मिसाइल कहा जा रहा है। हालांकि वो अपने प्रोग्राम से काफी पीछे चल रहा है क्योंकि इनके परीक्षण अभी तक पूरे नहीं हो पाए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना की टुकड़ियां विदेशी प्रशिक्षण नोड ऑन पुणे में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन लेक्चर्स और टेक्टिकल एक्सरसाइज सहित प्रशिक्षण गतिविधियों की एक श्रृंखला में संयुक्त प्रशिक्षण ले रही हैं और दोनों ही देशों की सेनाएं संयुक्त कौशल और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में लगे हुए हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स वज्रप्रहार का 14वां संस्करण उमरई मेघालय में शुरू हो गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करना, टेक्टिकल अभ्यास साझा करना, विशेष अभियानों पर प्रशिक्षण और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कहा जा रहा है कि टेडबीएफ को यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट जो प्रोग्राम है जो इंडियन नेवी के लिए तैयार किया जा रहा है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित हेल्थ और यूसेज मॉनिटरिंग सिस्टम लगा होगा और साथ ही इसमें मैन अनमैन टीमिंग क्षमता भी होगी। बता दें कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑटोमेटिकली इसकी जंप टेक ऑफ और अरेस्टेड लैंडिंग को भी करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ट्राई सर्विसेज अताशे जो कि भारत में आए हुए हैं, भारतीय सेना की इंटीग्रेटेड फायर पावर ड्रिल को देखा, जिसमें कि तोपखाने, रॉकेट, अटैक हेलीकॉप्टर्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, इन सब को प्रदर्शित किया गया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना ने राउरकेला से देहरादून के लिए 18 टन के अतिरिक्त भार ले जाकर उड़ान भरी है। इसके अलावा बेंगलुरु से भी विशेष उपकरण मंगवाए गए हैं और उत्तरकाशी में जो रेस्क्यू चलाया जा रहा है उसके लिए इंडियन एयरफोर्स बढ़ चढ़कर जरूरी जो उपकरण है उन्हें पहुंचा रही है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में जो हमारे 41 मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए विदेशों से भी टीम आ चुकी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तानी वायुसेना के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर
अहमद बाबर सिद्दू को भ्रष्टाचार, पक्षपात और जासूसी सहित कई गंभीर आरोपों में वो फंस गए हैं। दरअसल ये आरोप पाकिस्तानी एयरफोर्स के अधिकारियों के द्वारा लिखे गए जो व्हाइट पेपर है उनके जरिए इस बात का पता चला है। कहा जा रहा है कि एयर चीफ मार्शल सिद्दू पर यूएवी के लिए तुर्की और चीनी निर्माताओं से $50 मिलियन से अधिक की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा उन पर JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट विमानों की खरीद में देरी का आरोप है। व्हाइट पेपर के जरिए दोस्तों पाकिस्तानी एयरफोर्स के अंदर भाई भतीजावाद आरोपों पर भी बताया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सिद्दू ने प्रमोशन और अन्य कामों में अपने करीबी सहयोगियों का पक्ष लिया। तो ये थे फिलहाल अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।